मुंबई की झुलसाती धूप में काली चमचमाती मर्सिडीज डामर की जलती सड़क पर धीरे धीरे सरक रही थी और फिर एक आलीशान रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के सामने आकर रुक गई जो जल्द ही लॉन्च होने वाला था। आरव अपने भूरे रंग के सूट में गाड़ी से उतरा। उसने अपनी सीधे प्रोजेक्ट के सामने आकर रुक गई जो जल्द ही लॉन्च होने वाला था। आंखें सिकोड़कर उस गगनचुंबी इमारत को देखा और उसके दिमाग में मुनाफे के बड़े बड़े आंकड़े घूमने लगे। आरव खन्ना ने 25 साल की उम्र में वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका सपना दूसरे लोग पूरी जिंदगी देखते हैं। गाड़ियों के हॉर्न का शोर, आते जाते लोगों की भीड़, लेकिन उस शोर के बीच एक छोटी सी अकेली तस्वीर ने आरव की नजरों को जकड़ लिया। सड़क के किनारे एक पुराने गुलमोहर के पेड़ की थोड़ी सी छांव में दो छोटे लड़के उकड़ बैठे थे। उन्होंने फटे, पुराने, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उनके सामने थर्माकोल के 2 डिब्बे रखे थे जिनमें दान का खाना था, जैसा कि अक्सर सड़क किनारे बांटा जाता है। बड़ा लड़का जो करीब 6 साल का लग रहा था, दुबला पतला था और धूप से उसकी त्वचा सांवली पड़ गई थी। वह बहुत धीरे धीरे खा रहा था और बीच बीच में अपनी चॉपस्टिक से अंडे का एक टुकड़ा उठाकर अपने छोटे भाई के डिब्बे में डाल देता था। छोटा भाई जो शायद 4 साल का था, गोल मटोल गालों वाला था, लेकिन उसका चेहरा गंदा था और वह बड़े चाव से खा रहा था। उसका मुंह चावल से सना हुआ था। आरव के दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। यह तस्वीर एक चाकू की तरह उसके अतीत में उतर गई जिसे वह दफनाने की पूरी कोशिश कर चुका था। वह भी कभी ऐसा ही एक गरीब भूखा बच्चा था जो भरपेट भोजन के लिए तरसता था। वह मुड़कर जाने लगा। अतीत अतीत है, उसे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अब वह अरबपति आरव खन्ना है न कि वह भूखा नंगा आरव। उसकी दुनिया और उन 2 बच्चों की दुनिया 2 समानांतर रेखाएं बन चुकी थीं। लेकिन तभी एक बच्चे की मासूम साफ आवाज शहर के शोर को चीरती हुई सीधे उसके दिल में जा लगी। राहुल भैया, छोटे भाई ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से अपने भाई को देखते हुए कहा। उसका मुंह अभी भी चावल से भरा था। यह खाना बहुत स्वादिष्ट है ना भैया, लेकिन अगर माँ भी साथ में खाती तो और भी मजा आता। आरव वहीं जम गया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। मुनाफे के सारे हिसाब किताब, अरबों के प्रोजेक्ट्स सब एक पल में गायब हो गए। उसके पैर जैसे जलती सड़क पर जम गए थे। वह अब और नहीं चल सकता था। वह वाक्य सिर्फ एक साधारण इच्छा नहीं थी, उसमें एक कमी, परिवार के लिए एक ऐसी तड़प छिपी थी जिसे कोई भी पैसा नहीं खरीद सकता था। वह धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों में अब एक ठंडे चेयरमैन की नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की झलक थी जिसके दिल की गहराइयों में हलचल मच गई थी। उसने उन 2 बच्चों को देखा, उनके सादे खाने के डिब्बे को देखा और उनके चारों ओर जलती हुई धूप को देखा। एक अनजाना सा अपराध बोध उसके मन में उमड़ने लगा। उसके पास सब कुछ क्यों है और उनके पास कुछ भी नहीं। वह एयर कंडीशनर गाड़ी में बैठकर शानदार दावतें खाता है और उन्हें पेड़ के नीचे दान का खाना खाना पड़ रहा है। और जिस माँ का वे जिक्र कर रहे थे, वह कहाँ है? उसने इन 2 नन्हे फरिश्तों को यहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया है? आरव ने एक गहरी सांस ली, सारी हिचकिचाहट को दूर किया। वह उन 2 बच्चों की ओर बढ़ गया। चाहे वह कोई भी हो, अब वह अनदेखा नहीं कर सकता था। यह मुलाकात शायद किस्मत में लिखी थी। आरव उन 2 बच्चों के सामने खड़ा हो गया। उसकी लंबी परछाई ने उन पर पड़ रही आखिरी धूप की किरण को भी ढक लिया। दोनों भाई चौंककर उस अजनबी आदमी को देखने लगे। राहुल ने तुरंत अपने छोटे भाई को अपनी ओर खींच लिया और खाने का डिब्बा कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि कोई छीन लेगा। उसकी आंखों में सतर्कता और संदेह था। अंकल, आप किसे ढूंढ रहे हैं? राहुल ने कांपती हुई लेकिन मजबूत दिखने की कोशिश करती आवाज में पूछा।
आरव उकड़ूं बैठकर उन बच्चों की आंखों के स्तर पर आ गया। उसकी मुस्कान थोड़ी बनावटी थी क्योंकि उसे बहुत समय से बच्चों से बात करने का तरीका नहीं पता था। नमस्ते बच्चों, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा, बस यहां से गुजर रहा था तो तुम दोनों को अकेले बैठे देखा तो पूछने चला आया। उसने लगभग खत्म हो चुके खाने के डिब्बों को देखा। खाना स्वादिष्ट है, छोटे भाई रोहन ने सिर हिलाया। उसका मुंह अभी भी भरा हुआ था। जी बहुत स्वादिष्ट है, इसमें अंडा और सब्जी है अंकल। राहुल ने धीरे से अपने भाई के हाथ पर मारा, उसे चुप रहने का इशारा किया। वह अभी भी आरव को घूर रहा था। हम भिखारी नहीं हैं अंकल, हम अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं। माँ पास में ही कबाड़ बीनने गई हैं। माँ ने कहा है कि यहीं चुपचाप बैठना, थोड़ी देर में माँ आएंगी, फिर हम तीनों घर जाएंगे। हम भिखारी नहीं हैं। इस वाक्य ने आरव का सीना छलनी कर दिया। एक 6 साल का बच्चा इस तरह से अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना सीख रहा था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद इस तरह के कपड़ों में उसके आने से उन्हें लगा कि वह उन पर दया कर रहा है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, आरव ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज नरम हो गई। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। यहां बैठने में गर्मी तो नहीं लग रही? जी नहीं। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। पेड़ की छांव है। आरव कुछ देर चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या पूछे। उसकी रोजमर्रा की चिकनी चुपड़ी बातें इन बच्चों की मासूमियत और सतर्कता के सामने बेकार हो गई थीं। वह एक नौसिखिए की तरह घबरा गया। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आरव ने अचानक पूछ लिया और तुरंत पछताया। यह एक बहुत ही निजी सवाल था। माहौल अचानक भारी हो गया। राहुल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने छोटे भाई को देखा जो मासूमियत से देख रहा था, फिर अपनी घिसी हुई प्लास्टिक की चप्पलों को देखने लगा। उसके उम्र से पहले परिपक्व हो चुके चेहरे पर एक उदासी छार परछाई हो गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से फुसफुसाया। आवाज इतनी धीमी थी जैसे मच्छर भिनभिना रहा हो, जैसे उसे डर हो कि कोई सुन लेगा। माँ कहती हैं पापा मर गए हैं। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर राहुल ने सिर उठाया। उसकी साफ आंखों ने सीधे आरव की आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं है अंकल। मुझे लगता है पापा कहीं बहुत दूर काम करने गए हैं। जल्द ही पापा वापस आएंगे। पापा आएंगे तो माँ को अकेले रोना नहीं पड़ेगा। पापा आएंगे तो हम भाइयों को माँ का कबाड़ बीनने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उस वाक्य ने, उस मासूम और दृढ़ नजरों ने आरव को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसे अपना गला सूखा और कड़वा महसूस हुआ। एक 6 साल का बच्चा अपने कंधों पर कितनी बड़ी उम्मीद का बोझ उठाए हुए था। वह न केवल खुद को दिलासा दे रहा था, बल्कि अपने छोटे भाई के लिए भी एक पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। आरव कुछ बोल नहीं पाया। वह बस उन आंखों को घूरता रहा, एक ऐसी आंखें जो बोलना जानती थीं, दुखी होना जानती थीं और उम्मीद करना जानती थीं। और वह जानता था कि आज वह बस यूं ही मुंह मोड़कर नहीं जा सकता। आरव को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया है। वह उन 2 बच्चों से खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। वह उठा और अपनी शानदार गाड़ी की ओर गया। ड्राइवर ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उसने पीछे की दरवाजा खोला है और अपनी शानदार डिक्की खोली। उसमें से ठंडे पानी की 2 बोतलें और एक बिस्कुट का डिब्बा निकाला जो उसके सहायक ने रखा था। यह लो बच्चों, पी लो, बहुत गर्मी है। उसने पानी की बोतलें आगे बढ़ाईं। इस बार राहुल ने मना नहीं किया। उसने हिचकिचाते हुए बोतलें ले लीं जी कहा और फिर ध्यान से ढक्कन खोलकर पहले अपने छोटे भाई को पिलाया। रोहन ने एक लंबी सांस में पानी पिया। धन्यवाद अंकल, रोहन ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ जोर से कहा। जैसे ही राहुल ने अपने भाई को पानी की बोतल दी, उसकी फटी हुई जेब से एक छोटी सी चीज गिर गई।
वह एक पुरानी छोटे आकार की तस्वीर थी। उसके कोने बार बार रगड़ने से गोल हो गए थे। तस्वीर सीधे आरव के पैरों पर गिरी। वह उसे उठाकर लड़के को वापस देने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने तस्वीर को छुआ, जैसे ही उसकी आंखों ने उसमें मौजूद चेहरे को साफ देखा, आरव की दुनिया जैसे थम गई, समय जैसे जम गया। तस्वीर में एक जवान लड़की थी, जिसकी मुस्कान सुबह की धूप की तरह खिली हुई थी। उसके लंबे काले बाल, साफ आंखें और बाएं गाल पर एक प्यारा सा डिंपल था। उसने एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी और बोगनविलिया के फूलों की बेल के नीचे खड़ी थी। वह प्रिया थी, प्रिया शर्मा। वह लड़की जिसे उसने अपनी पूरी जवानी से प्यार किया था। वह लड़की जो उसके साथ सबसे मुश्किल दिनों में रही थी, और वही लड़की जिसे उसने एक भयानक गलतफहमी के कारण सबसे कड़वे शब्दों से छोड़ दिया था और सारे संपर्क तोड़ दिए थे। 5 साल हो गए थे। उसने सोचा था कि उसकी एक अलग जिंदगी होगी, एक अलग खुशी होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे फिर मिलेगा, और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह उसकी तस्वीर इस हाल में देखेगा। प्रिया, आरव के मुंह से अचानक निकल गया। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने सुना। वह चौंककर आरव को और फिर उसके हाथ में मौजूद तस्वीर को देखने लगा। अंकल, आप मेरी मां को जानते हैं। तुम्हारी मां। आरव हकलाया। उसका सिर घूम रहा था। उसने सिर उठाकर उन दो बच्चों को देखा, बहुत ध्यान से। बड़े भाई राहुल की आंखें बिल्कुल प्रिया जैसी थीं। छोटे भाई रोहन की ठुड्डी और ऊंची नाक बिल्कुल उसकी तरह थी। एक पागलपन भरा लेकिन डरावना रूप से तार्किक विचार आरव के दिमाग में कौन था। 6 साल, 4 साल समय तुम्हारे पास यह तस्वीर कैसे है? आरव की आवाज कांप रही थी। वह शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं रह पा रहा था। यह मेरी मां की तस्वीर है अंकल, राहुल ने मासूमियत से जवाब दिया। मेरी मां का नाम प्रिया है। वह बहुत सुंदर है ना अंकल? यह अकेली तस्वीर है जो मेरे पास है। मां इसे बहुत छिपा कर रखती हैं। मैंने इसे चुपके से ले लिया था। मुझे मां की याद आ रही थी, इसलिए मैं इसे साथ ले आया। आप मां को मत बताना। बच्चे के हर शब्द आरव के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। मां का नाम प्रिया है तो यह सच है, कोई गलती नहीं हो सकती। ये दो बच्चे। आरव को लगा जैसे जमीन आसमान घूम रहे हैं। वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे पास के गुलमोहर के पेड़ का सहारा लेना पड़ा। पसीना उसकी पीठ को भिगो रहा था। हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। प्रिया यहां क्यों है? उसे कबाड़ क्यों बीनना पड़ रहा है? और ये दो बच्चे क्या वे? वह आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सका। तुम्हारी मां अभी आने वाली हैं? आरव ने भारी आवाज में पूछा। जी शायद आने ही वाली हैं अंकल। क्या आप मेरी मां को जानते हैं? क्या आप मां के दोस्त हैं? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। उसकी शुरुआती सतर्कता गायब हो गई थी। उसकी जगह एक उम्मीद की किरण ने ले ली थी। आरव को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। दोस्त, वह कभी उसका सब कुछ था और फिर उसी ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसने अपने सामने उन दो मासूम गंदे चेहरों को देखा। उसके दिल में एक तूफान था। उसे ढूंढना होगा। उसे सच जानना होगा, चाहे वह सच कितना भी क्रूर क्यों न हो। आरव अपने आलीशान बंगले की ओर एक पागल की तरह भागा। उसने नौकरों के अभिवादन की भी परवाह नहीं की। सीधे अपने स्टडी रूम में गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। वह महंगी चमड़े की कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। प्रिया की तस्वीर एक आग की तरह उसकी सारी शांति को जला रही थी। राहुल और रोहन के चेहरे बार बार उसके सामने आ रहे थे। उसने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला और सर्च बार में प्रिया शर्मा नाम टाइप किया। परिणाम शून्य था। पिछले 5 सालों में कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय नहीं था। कोई जानकारी नहीं, कोई सुराग नहीं। वह जैसे उस दुनिया से गायब हो गई थी जिसे वह जानता था। आरव ने अपने बाल नोचे। उसने अपने फोन में पुरानी कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाली, प्रिया का नंबर ढूंढा।
नंबर मौजूद नहीं था। उसे अचानक याद आया, उस दिन गुस्से और अंधी जलन में उसने खुद ही उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। फेसबुक, व्हाट्सएप, हर रास्ता जिससे वह उससे संपर्क कर सकती थी, सब ब्लॉक कर दिया था। एक दर्दनाक याद अचानक कौंधी। आखिरी झगड़े के लगभग एक हफ्ते बाद उसने एक अनजान नंबर से उसे फोन किया था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी सिसकियों की आवाज सुनी। आरव, मैं। बस इतना ही सुना था कि वह चिल्लाया था, मुझे फिर से फोन मत करना, हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, झूठी कहीं की। फिर उसने फोन काट दिया और उस अनजान नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। अब यह सोचकर आरव को खुद को एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। उसके सीने में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। उस समय वह क्या कहना चाहती थी? वह क्यों रो रही थी? क्या वह उस गलतफहमी के बारे में सफाई देना चाहती थी, या वह उसे किसी और भी महत्वपूर्ण बात के बारे में बताना चाहती थी? मैंने यह क्या कर दिया? आरव ने पश्चाताप से भरी आवाज में खुद के माथे पर मारा। मैं एक घटिया कमीना इंसान हूं। उसने अपने अहंकार और जलन को अपने विवेक पर हावी होने दिया था। उसने उसे सफाई का एक मौका नहीं दिया, दोनों को पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं दिया। उसने उसे ठीक उसी समय छोड़ दिया जब शायद उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर राहुल और रोहन सच में उसके बच्चे हैं, यह सोचते ही आरव अब और बैठ नहीं सका। उसे ढूंढना होगा, किसी भी कीमत पर। उसने अपने सबसे करीबी सहायक को फोन किया। विकास, मेरी बात सुनो। आरव की आवाज तेज और आदेशात्मक थी। सारे काम छोड़ दो, अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल करो और मेरे लिए प्रिया शर्मा नाम की एक लड़की को ढूंढो। उम्र लगभग 22-23 साल, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। 5 साल पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। सारी जानकारी ढूंढो, खासकर उसका वर्तमान पता। सर, क्या कुछ हुआ है? दूसरी तरफ से हैरानी भरी आवाज आई, ज्यादा सवाल मत करो, तुरंत करो। मुझे जल्द से जल्द जानकारी चाहिए। आरव ने फोन काट दिया और कमरे में एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह चक्कर काटने लगा। वह इंतजार नहीं कर सकता था, उसे खुद उसे ढूंढना था। लेकिन कहाँ ढूंढे? मुंबई इतना बड़ा है। एक अकेली मां को ढूंढना जो कबाड़ बीनकर गुजारा कर रही हो, भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। उसे अचानक राहुल की बात याद आई। मां पास में ही कबाड़ बीनने गई हैं। पास में? आरव ने बुदबुदाया, उसके प्रोजेक्ट एरिया के पास। वह एक गरीब मजदूरों की बस्ती थी जिसमें छोटी छोटी गलियां और आरव ने बुदबुदाया, जर्जर चौल थीं। हाँ, वहीं जाना होगा। आरव ने अपनी कार की चाबियां पकड़ी। अपना महंगा सूट बदलने की भी परवाह नहीं की। वह घर से बाहर भागा। उसने अपनी मर्सिडीज नहीं ली, बल्कि माली की एक पुरानी मोटरसाइकिल ली। उसे वहां जाना था, हर गली हर चौल को छान मारना था। उसे ढूंढना था, एक माफी मांगने के लिए और उस सच को जानने के लिए जिससे वह डर भी रहा था और उम्मीद भी कर रहा था। उसे जानना था कि क्या वह वही पिता है जिसने अपने ही खून को पिछले 5 सालों से छोड़ रखा था। आरव प्रोजेक्ट के पीछे की मजदूरों की बस्ती में मोटरसाइकिल चला रहा था। धूप कम हो गई थी, लेकिन हवा अभी भी उमस भरी थी, पसीने, कचरे और गरीबी की गंध से भरी हुई थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल एक छोटी गहरी गली के सामने रोकी। दोनों तरफ पुरानी सटी हुई चौल थीं। वह पैदल अंदर गया, इधर उधर देखते हुए। उसका दिल बेचैन था। किससे पूछूं? कहां से शुरू करूं? उसने एक अधेड़ उम्र की महिला को देखा जिसके बाल काफी सफेद हो चुके थे। वह एक कमरे के दरवाजे के सामने सब्जी काट रही थी। उसने हिम्मत करके पास जाने का फैसला किया। नमस्ते आंटी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? महिला ने सिर उठाकर आरवगा को सिर से पांव तक देखा। उसका महंगा सूट इस जगह पर बिल्कुल अजीब लग रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी थोड़ी सतर्कता के साथ। किसे ढूंढ रहे हो जी? मैं प्रिया नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा हूं। प्रिया शर्मा।
उसके 2 छोटे बेटे हैं, एक 6 साल का, एक 4 साल का। प्रिया का नाम सुनते ही उस महिला शांति आंटी के चेहरे के भाव थोड़े नरम हुए, लेकिन संदेह अभी भी था। तुम कौन हो, उसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम सूदखोरों में से हो? मैं तुम्हें बता दूं, वह लड़की पहले से ही बहुत दुखी है। अब उसे और परेशान मत करना। जी नहीं आंटी, आरव ने जल्दी से हाथ हिलाया घबराकर। मैं उसका पुराना दोस्त हूं, बहुत समय से नहीं मिला इसलिए मिलने आया हूं। शांति आंटी उसे घूरती रहीं। पुराना दोस्त? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आरव को समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। वह बस जानता था कि उसे उनका विश्वास जीतना होगा। उसने सिर लेस के देखा, झुकाया। उसकी आवाज विनम्र और लगभग गिड़गिड़ाने वाली हो गई। सच में मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यहां रहती है। मैंने प्रिया और उसके बच्चों को यहां पहुंचकर इतने समय से दबी हुई भावनाएं अचानक फूट पड़ीं। दान का खाना खाते हुए 2 बच्चों की तस्वीर, पुरानी तस्वीर में प्रिया की छवि, पश्चाताप और डर सब एक साथ मिल गए। आरव खुद को रोक नहीं सका। आंसुओं की 2 धाराएं उसके गालों पर बहने लगीं। वह वहां खड़ा था, एक लंबा सूट पहना हुआ आदमी, एक अजनबी महिला के सामने एक बच्चे की तरह रो रहा था। आरव की इस अप्रत्याशित हरकत ने शांति आंटी को हैरान कर दिया। उन्होंने उसे देखा, उनकी आंखों में सतर्कता धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह आश्चर्य और थोड़ी सहानुभूति ने ले ली। इतना अच्छा पहना हुआ आदमी इस तरह फूट फूट कर रो रहा है, जरूर कोई बड़ी बात होगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, सब्जी की टोकरी नीचे रखी। ठीक है, तुम अंदर आकर बैठो, बाहर लोग देखेंगे। उन्होंने दरवाजे के सामने एक छोटे से स्टूल की ओर इशारा किया। आरव ने धीरे से धन्यवाद कहा और बैठ गया। वह अभी भी भावुक था। शांति आंटी ने उसे एक गिलास ठंडा पानी दिया। तुम सच में प्रिया के दोस्त हो? आरव ने सिर हिलाया। जल्दी से आंसू पोंछे। जी। शांति आंटी ने उसे एक बार और देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। हे भगवान, इस लड़की की किस्मत कितनी खराब है। उन्होंने बताना शुरू किया। उनकी आवाज उदास थी। वह इस चौल में लगभग 5 साल पहले आई थी। उस समय वह दूसरे बच्चे से गर्भवती थी और 1.5 साल के राहुल को साथ लाई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। पूछने पर पता चला कि परिवार ने उसे घर से निकाल दिया है। प्रेमी ने छोड़ दिया। अकेली थी। शांति आंटी के हर शब्द आरव के दिल में सुई की तरह चुभ रहे थे। वह लड़की बहुत दुख झेलती है बेटा। गर्भवती होने के बावजूद वह मजदूरी करती थी, जो भी काम मिलता कर लेती थी। रोहन के जन्म के बाद कुछ ही दिनों में फिर से काम पर जाना पड़ा। सुबह जल्दी कबाड़ बीनने निकलती, देर रात को लौटती, खाने को पूरा नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। लेकिन मैंने उसे कभी शिकायत करते नहीं सुना। वह बस चुपचाप काम करती, अकेले में रोती। वह कहती थी कि वह अपने 2 बच्चों के लिए जी रही है। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वह उस लड़की की कहानी सुन रहा था जिसे वह प्यार करता था, लेकिन किसी और के मुंह से, और यह उसकी कल्पना से लाख गुना ज्यादा दर्दनाक था। कई रातें रोहन को बुखार होता था। उसके पास दवा के पैसे नहीं होते थे। वह बस अपने बच्चे को गले लगाकर रोती रहती थी। हम इस बस्ती के गरीब लोग बस थोड़ी खिचड़ी या 1-2 गोली देकर मदद कर पाते थे। तुम ही देखो, एक अकेली लड़की 2 बच्चों को पाल रही है। वह कितनी बहादुर है और कितनी दुखी भी। आरव अब और सहन नहीं कर सका। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। यह मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, वह सिसकने लगा। शांति आंटी हैरान रह गईं। उन्हें इस आदमी और प्रिया और उसके बच्चों के बीच के रिश्ते का थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। अगर तुम सच में वही आदमी हो, तो तुम उसके और उसके बच्चों के बहुत बड़े कर्जदार हो। ठीक उसी समय गली के कोने से एक दुबली, पतली, जानी पहचानी सिलुएट एक कबाड़ से भरी 3 पहियों वाली गाड़ी को धक्का देते हुए अंदर आई।
वह प्रिया थी। प्रिया थकी हुई कबाड़ से लदी गाड़ी को छोटी गली में धकेल रही थी। पसीने से उसके बाल भीगकर माथे पर चिपक गए थे। दिन भर धूप में रहने से उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन घर पर इंतजार कर रहे अपने 2 बच्चों के बारे में सोचकर उसने और तेजी से गाड़ी धकेलने की कोशिश की। जब वह अपने कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक अजनबी आदमी शांति आंटी से बात कर रहा है। लंबा कद, महंगे सूट में मजबूत पीठ, कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, उसका दिल अचानक एक धड़कन चूक गया। वह आदमी धीरे धीरे मुड़ा और फिर चारों आंखें मिली, समय जैसे रुक गया। पूरा माहौल खामोश हो गया। प्रिया के हाथ से कबाड़ की गाड़ी छूट गई और एक सूखी खड़खड़ाहट की आवाज ने उस दम घोंटू सन्नाटे को तोड़ दिया। आरव, वह आरव खन्ना था। वह चेहरा जिसे वह पिछले 5 सालों से अपने दिमाग से मिटाने की कोशिश कर रही थी। वह चेहरा जो उसके सुखद सपनों और सबसे बुरे दुःस्वप्नों दोनों में आता था। वह यहाँ था, उसके ठीक सामने, जीता जागता। प्रिया हैरान रह गई। उसका पूरा शरीर अकड़ गया, वह हिल नहीं पा रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों वह इस बदहाल जगह पर क्यों आया है? वह यहाँ क्या करने आया है? क्या उसकी दयनीय जिंदगी का मजाक उड़ाने? आरव भी स्तब्ध था। उसने प्रिया को देखा, वह लड़की जो कभी सुबह की धूप की तरह खिलखिलाती थी, अब दुबली पतली पीली पड़ चुकी थी। पुराने काम के कपड़े पहने हुए थी, उसके चेहरे पर थकान और संघर्ष की लकीरें थीं। उसका दिल जैसे किसी ने कुचल दिया हो। दर्द, अफसोस और अपराध बोध से भर गया। वह लड़खड़ाते हुए उठा, उसकी ओर बढ़ा, हकलाते हुए बोला, प्रिया। प्रिया की पहली प्रतिक्रिया रोना या सवाल करना नहीं थी। वह एक कदम पीछे हटी, उसकी हैरान आंखें ठंडे गुस्से में बदल गईं। वह मुड़ी और अपने कमरे की ओर भागी और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। एक जोर की आवाज हुई, जैसे एक कठोर इनकार। वह पतला लकड़ी का दरवाजा अब 2 दुनियाओं के बीच एक दीवार की तरह खड़ा था। आरव बंद दरवाजे के सामने जड़वत खड़ा रहा। उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर वापस खींच लिया। वह क्या कहे? उसके पास कहने का क्या अधिकार था? शांति आंटी ने एक गहरी सांस ली, पास आई। बेटा, तुम चले जाओ, उसे थोड़ा समय दो। यह उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन आरव नहीं जा सकता था। वह एक बार फिर उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने एक बार गलती की थी, वह दूसरी बार नहीं कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली, सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। प्रिया, दरवाजा खोलो प्लीज, हमें बात करने की जरूरत है। कोई जवाब नहीं आया, बस एक डरावनी खामोशी थी। प्रिया, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? आरव लगभग गिड़गिड़ा रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। अंदर प्रिया दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथों से मुंह बंद कर रखा था ताकि उसकी सिसकियां बाहर न निकलें। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। वह क्यों आया? वह क्यों आकर उसकी पहले से ही थकी हुई जिंदगी में और उथल पुथल मचा रहा है? पिछले 5 सालों में उसने मजबूत बनने की, भूलने की कोशिश की, लेकिन उसे देखते ही उसकी बनाई सारी रक्षा दीवारें ढह गईं। तुम चले जाओ। अंदर से प्रिया की आवाज आई, कांपती हुई लेकिन गुस्से से भरी। तुम यहां और क्या करने आए हो? मुझे इस दयनीय हालत में देखकर क्या तुम खुश हो? क्या मेरा दुख काफी नहीं है? उसके हर शब्द आरव के दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। ऐसा नहीं है प्रिया। आरव ने अपना माथा ठंडे दरवाजे पर टिका दिया। मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। 2 बच्चे, राहुल और रोहन। वह हिचकिचाया, सबसे पाठ शाखा आप लोग की। महत्वपूर्ण सवाल लगभग उसके मुंह से नहीं निकल पा रहा था। वे मेरे बच्चे हैं, है ना? दरवाजे के अंदर प्रिया की सिसकियां आखिरकार फूट पड़ीं। आरव के सवाल के बाद की खामोशी दम घोंटू थी। बस दरवाजे के पीछे से प्रिया की सिसकियों की आवाज आ रही थी। वह रोना सबसे दर्दनाक कबूलनामा था। आरव अचल खड़ा रहा,
हालांकि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन सच का सामना करने पर उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। वह पिता था, उसके 2 बच्चे थे और उसने उन्हें इतने सालों तक छोड़ दिया था। कुछ देर बाद एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। प्रिया वहां खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन नजरें खाली थीं। उसने सीधे आरव को देखा। अब गुस्सा नहीं था, बस अंतहीन थकान थी। अंदर आ जाओ। उसकी आवाज भारी थी। आरव कमरे में दाखिल हुआ। वह छोटा और तंग था। बस एक पुराना बिस्तर, एक छोटी मेज और कुछ साधारण सामान रखने लायक जगह थी। दीवार पर बच्चों द्वारा बनाए गए रंगीन चित्र चिपके हुए थे। हवा में नमी और घुटन थी, लेकिन दूध की एक हल्की मीठी महक भी थी। यह पिछले कुछ सालों से उसकी और उसके बच्चों की दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें वह नहीं था। प्रिया बिस्तर के किनारे बैठ गई, जल्दी से आंसू पोंछे। उसने आरव को नहीं देखा। उसकी नजरें कहीं और थीं। क्यों? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह सवाल सुनकर प्रिया हंस पड़ी, एक कड़वी दर्दनाक हंसी जो रोने से भी बदतर थी। तुम्हें बताऊं? वह मुड़ी और उसे देखा। उसकी आंखों में उपहास था। कैसे बताऊं? जब तुमने मेरे सारे फोन कॉल्स ब्लॉक कर दिए थे, जब तुम मेरे मुंह पर चिल्लाए थे कि मैं झूठी हूं और तुम्हें कभी परेशान न करूं। क्या तुमने मुझे बोलने का मौका दिया था? आरव ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं कह सका। उसकी बातें सच थीं। प्रिया ने आगे कहा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसने उन भयानक सालों को याद किया जो उसे अकेले गुजारने पड़े थे। जिस दिन तुम गए, मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। मैं खुशी से रो पड़ी थी। मैंने सोचा कि यह हमें फिर से मिला देगा। मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुमने नहीं उठाया। तुम गायब हो गए। मैं घर जाकर अपने माता पिता से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है और मुझे घर से निकाल दिया। उसके हर शब्द आरव के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। मैं अकेली रहे थे। गई थी। गर्भवती। जेब में एक पैसा नहीं। राहुल को जन्म देने के लिए बर्तन धोने से लेकर ढाबे में काम करने तक सब कुछ किया। फिर जब राहुल सिर्फ 1 साल का था, मुझे फिर से पता चला कि मैं गर्भवती हूं। जुड़वां थे, लेकिन एक नहीं बच पाया, बस रोहन बचा। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। बच्चे को खोने का दर्द, इतने सालों की गरीबी, सब एक साथ फूट पड़ा। तुम्हें पता है, कई रातें जब बच्चे को तेज बुखार होता था, मेरे पास दवा के पैसे नहीं होते थे। मैं बस उसे गले लगाकर भगवान से प्रार्थना करती थी। कई दिन हम तीनों माँ बेटों ने सिर्फ एक मैगी का पैकेट आधा आधा करके खाया है। लोग मुझे एक बिगड़ी हुई बदचलन औरत की तरह देखते थे, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती थी, क्योंकि अगर मैं हार जाती तो राहुल और रोहन का क्या होता? उसने सिर उठाकर सीधे आरव की आंखों में देखा। उसकी नजरों में नफरत और दर्द दोनों थे। तुम पूछते हो मैंने क्यों नहीं बताया? उन सालों में तुम कहाँ थे? तुम आलीशान जिंदगी जी रहे थे, दूसरी लड़कियों के साथ। क्या तुमने एक पल के लिए भी मेरे बारे में सोचा? तुम्हें यह सवाल पूछने का क्या अधिकार है? आरव अब खड़ा नहीं रह सका। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सिर ठंडे फर्श पर टिका दिया, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसका रोना शब्दों में नहीं था, बस दर्द और पश्चाताप से भरी सिसकियां थीं। मुझे माफ कर दो। वह बार बार बस यही 3 शब्द दोहरा रहा था। उसकी आवाज टूट चुकी थी। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने गलती की। मैं बहुत बेवकूफ था। मुझे माफ कर दो। एक देर से मांगी गई माफी, यह उन जख्मों को नहीं भर सकती थी, उन अपमानजनक सालों की भरपाई नहीं कर सकती थी जो उसे और उसके बच्चों को झेलने पड़े थे। प्रिया उस आदमी को देख रही थी जो उसके पैरों पर घुटने टेके हुए था। उसके आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे। वह उससे नफरत करती थी, लेकिन गहराई में उसे भी दर्द हो रहा था। वह उसके बच्चों का पिता था।
यह कैसा अजीब रिश्ता था जो कभी नहीं सुलझ सकता था। आंसुओं के तूफान के बाद कमरे का माहौल भारी और दम घूंटू हो गया। प्रिया ने रोना बंद कर दिया था। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी, उसकी खाली आंखें शून्य में देख रही थीं। आरव अभी भी फर्श पर घुटने टेके हुए था, सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सच सामने आ चुका था, नग्न और दर्दनाक। पश्चाताप आरव को इस कदर खा रहा था कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे कुछ करना होगा। उसे उसकी और अपने 2 बच्चों की भरपाई करनी होगी। प्रिया। आरव ने सिर उठाया, उसकी लाल आंखों ने उसे देखा। तुम और बच्चे मेरे साथ घर चलो। मैं तुम मां बेटों की भरपाई करूंगा। मैं बच्चों को सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा, एक उज्जवल भविष्य। प्लीज। उसने सोचा कि यह सबसे अच्छी चीज है जो वह इस समय कर सकता है। अपने पैसे, संपत्ति और पद का उपयोग करके अपनी गलती सुधारना। लेकिन वह गलत था। प्रिया ने मुड़कर उसे देखा, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, ठंडी और दूर। भरपाई। उसने अपने होंठ सिकोड़े, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं थी। तुम किस चीज से भरपाई करोगे? अपने पैसों से? तुम्हें लगता है कि पिछले 5 सालों में मुझे सिर्फ पैसों की कमी थी? आरव हैरान रह गया। मेरा मेरा वह मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था? प्रिया ने बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज तेज हो गई। तुम्हें लगता है कि मुझे और मेरे बच्चों को कुछ पैसे देकर एक शानदार घर में ले जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इससे मेरे दिल के जख्म भर जाएंगे? क्या इससे मेरे बच्चों को उनके बिना पिता के गुजारे हुए साल वापस मिल जाएंगे? आरव खन्ना। उसका नाम उसके मुंह से बहुत अजीब और कड़वा लग रहा था। कोई जरूरत नहीं है। प्रिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी अब गरीब है, लेकिन बहुत शांत है। हमें तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। यह दया नहीं है प्रिया, यह जिम्मेदारी है। मैं उनका पिता हूं। आरव ने समझाने की कोशिश की। पिता। प्रिया ने उस शब्द को दोहराया। उसकी आवाज में व्यंग्य था। तुम्हें पता है राहुल अपने पिता को कितना याद करता है? वह मेरी तस्वीर चुपके से रखता है और अपने भाई से कहता है कि यह उसके पापा की तस्वीर है। उसने अपने दिमाग में एक आदर्श पिता की छवि बना ली है। और रोहन, वह तो अपने पिता का चेहरा तक नहीं जानता। अब तुम अचानक आकर कहते हो कि तुम उनके पिता हो। तुम चाहते हो कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं? आरव चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसकी सारी दलीलें उसके द्वारा दिए गए जख्मों के सामने बेकार थीं। तुम चले जाओ। प्रिया उठी और उसकी ओर पीठ कर ली। मान लो कि आज हम कभी नहीं मिले। यहां आकर मुझे और मेरे बच्चों को परेशान मत करो। प्रिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आरव उठ खड़ा हुआ, हताशा में उसे रोकने की कोशिश की। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। तुम मुझे डांटना चाहती हो, मारना चाहती हो, जो चाहे करो, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। प्रिया नहीं मुड़ी। उसने बस एक आखिरी वाक्य कहा जो बर्फ की तरह ठंडा था। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ मांगने का अधिकार है? 5 साल पहले जब तुमने मुझे धकेला था, क्या तुमने मुझे एक मौका दिया था? अब मैं भी तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। यह कहकर उसने दरवाजा खोला। प्लीज आप जाइए। आरव वहीं जम गया। प्रिया का इनकार हजारों गालियों से ज्यादा दर्दनाक था। यह कठोर, दृढ़ था और उसे कोई रास्ता नहीं दे रहा था। उसने निराशा और लाचारी की चरम सीमा महसूस की। उसने अपनी बेवकूफी के कारण उसे एक बार खो दिया था और अब वह उसे और अपने बच्चों को फिर से खोने के कगार पर था। लेकिन इस बार वह हार नहीं मानेगा। बिल्कुल नहीं। वह टूटे हुए दिल के साथ दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में दर्द के अलावा एक दृढ़ संकल्प भी था। वह उसे साबित करके दिखाएगा कि वह सिर्फ भौतिक चीजों से भरपाई नहीं करना चाहता। वह अपनी बाकी की जिंदगी अपनी गलती सुधारने और एक सच्चा पिता बनने में लगाना चाहता है। आरव चौल से भारी मन से निकला, लेकिन घर नहीं गया। वह पास के एक सड़क किनारे के कैफे में गया। अकेले चुपचाप बैठ गया।
वह जानता था कि जल्दबाजी करने से प्रिया और नाराज होगी। उसे समय चाहिए था और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रिया को भी समय चाहिए था। वह अब और अचानक उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं दे सकता था। उसे सबसे छोटे कामों से चुपचाप धीरे धीरे शुरू करना होगा। अगले दिन ठीक दोपहर में एक डिलीवरी वाला कई स्वादिष्ट खाने के डिब्बे लेकर चॉल में आया, जिसमें चिकन मछली करी और गर्म सब्जी रोटी थी। डिलीवरी वाले ने कहा कि एक गुमनाम दानदाता ने पूरी चॉल के लिए ऑर्डर दिया है और यह हर दिन आएगा। गरीब मजदूरों की बस्ती के लोग बहुत खुश हुए, केवल शांति आंटी और प्रिया चुप थे। प्रिया जानती थी कि यह कौन है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप 2 डिब्बे लेकर अपने बच्चों के लिए चली गई। वह अपनी जिद के कारण अपने बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहती थी। कुछ दिनों बाद चौल की पुरानी खटारा कचरा गाड़ी की जगह एक नई साफ सुथरी गाड़ी आ गई। सार्वजनिक कूड़ेदान भी और रख दिए गए। छोटी गली अचानक से साफ सुथरी हो गई। बस्ती के लोग फुसफुसा रहे थे कि शायद नगर पालिका ने निवेश किया है। केवल आरव जानता था कि यह उसने शहरी पर्यावरण कंपनी को फोन करके पूरी लागत प्रायोजित की थी। वह सामने नहीं आया। वह बस दूर से सामने वाली इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से दूरबीन से उस गली की ओर देखता था। उसने राहुल और रोहन को खुशी खुशी नए खाने के डिब्बे पकड़े हुए देखा। उसने देखा कि प्रिया को अब दरवाजे के सामने कचरे के ढेर को साफ करने की मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। उसे एहसास हुआ कि उसका काम सिर्फ एक रेत का कण है, लेकिन वह यह करने को तैयार था। एक शाम जब प्रिया काम से नहीं लौटी थी, आरव ने हिम्मत करके चौल में वापस जाने का फैसला किया। वह प्रिया के कमरे के पास नहीं गया, बस शांति आंटी के पास बैठकर बात करने का नाटक करने लगा। ठीक उसी समय राहुल और रोहन बाहर आंगन में खेल रहे थे। आरव को देखकर रोहन डरकर अपने भाई के पीछे छिप रहा गया, लेकिन राहुल ज्यादा हिम्मती था। वह पास आया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। राहुल। आरव मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान ज्यादा स्वाभाविक थी। तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई? जी नहीं, माँ काम पर गई हैं, राहुल ने जवाब दिया। वह आरव के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसे घूरने लगा। अंकल। हाँ बेटा, क्या आप ही वह आदमी हैं जो हमें खाना देते हैं? राहुल ने सीधे पूछा। आरव थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़का इतना होशियार होगा। उसने सिर हिलाया। तुम्हें कैसे पता? मैंने बस अंदाजा लगाया। जिस दिन से आप आए हैं उस दिन से हमें हर रोज अच्छा खाना मिल रहा है, राहुल ने कहा और फिर उम्मीद भरी नजरों से आरव को देखा। आप बहुत अच्छे हैं अंकल। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? उस सवाल ने एक बार फिर आरव को निशब्द कर दिया। उसने सीधे अपने बेटे की साफ आंखों में देखा। प्यार और अपराध बोध की एक तीव्र भावना उमड़ पड़ी। वह उससे झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन वह अभी सच भी नहीं बता सकता था। उसने एक सांस ली, एक बीच का जवाब चुना। अंकल। अंकल तुम्हारे पापा को नहीं जानते? उसने राहुल की आंखों में थोड़ी निराशा देखी। उसने जल्दी से कहा, लेकिन अंकल तुम्हारे पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसने राहुल से कहा और खुद से भी। यह उसका वादा था। राहुल ने सिर उठाया। उसकी आंखें चमक उठीं। सच में अंकल, आप मेरे पापा को ढूंढने में मदद करेंगे? सच में, सच में। आरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अंकल वादा करते हैं। राहुल मुस्कुराया, एक खिली हुई मासूम मुस्कान। वह मुस्कान बिल्कुल प्रिया जैसी थी। उसने आरव के दिल की सारी थकान दूर कर दी। वह जानता था कि आगे का रास्ता बहुत लंबा है। उसे प्रिया की ठंडक का सामना करना होगा, अपने बच्चों के नुकसान की भरपाई करनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे एक पिता की भूमिका में खुद को फिर से खोजना होगा। उसकी और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस अभी शुरू हुई थी। उस रात मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई। तेज हवाएं पुरानी चौल के दरवाजों की दरारों से घुस रही थीं, साथ में ठंडक भी ला रही थीं।
छोटे से कमरे में प्रिया चिंता से रोहन का माथा छू रही थी जो तप रहा था। उसे शाम से ही तेज बुखार था, वह सुस्त पड़ा था और बीच बीच में नींद में कराह रहा था। प्रिया ने उसे शांति आंटी से मिली आखिरी बुखार की गोली दे दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मान, ठंडा लग रहा है, रोहन ने धीरे से पुकारा। उसका शरीर कांप रहा था। मैं यहीं हूं बेटा। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया, अपने शरीर की गर्मी से उसे गर्म करने की कोशिश कर रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश मूसलाधार हो रही थी। इस समय पास की दवा की दुकान भी बंद हो चुकी थी और उसकी जेब में बस कुछ ही रुपए थे जो डॉक्टर को दिखाने के लिए काफी नहीं थे। एक चरम लाचारी की भावना ने प्रिया को घेर लिया। उसने अपने होंठ भींच लिए, आंसू छलकने को थे। फिर से वही एहसास, अपने बच्चे के लिए कुछ न कर पाने का एहसास चाकू से भी ज्यादा दर्दनाक था। ठीक उसी समय दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। प्रिया, दरवाजा खोलो, मैं हूं आरव। प्रिया चौंक गई। वह इस समय यहां क्यों आया है? प्रिया, मैंने शांति आंटी से सुना कि रोहन को बुखार है, दरवाजा खोलो। आरव की आवाज बारिश के शोर से भी तेज थी, तो यह शांति आंटी थीं। प्रिया हिचकिचाई। उसका आत्म सम्मान उसे दरवाजा खोलने से रोक रहा था, लेकिन अपने कांपते बेटे को देखकर वह और इंतजार नहीं कर सकी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। आरव अंदर आया, पूरी तरह से भीगा हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, तुरंत बिस्तर के पास जाकर रोहन का माथा छुआ। बहुत तेज बुखार है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। लेकिन प्रिया कहना चाहती थी कि पैसे नहीं है। जैसे उसकी सोच पढ़कर आरव ने रोहन को उठाया और उसके चारों ओर एक पतला कंबल लपेट दिया। कोई लेकिन नहीं, बच्चे की जान सबसे महत्वपूर्ण है। तुम राहुल के लिए रेनकोट ले आओ, हम तुरंत चलते हैं। आरव की आवाज में दृढ़ता और चिंता ने प्रिया को विरोध करने का मौका नहीं दिया। उसने जल्दी से उसकी बात मानी। आरव की शानदार कार गली के कोने पर पहले से ही खड़ी थी। उसने रोहन को प्रिया को पीछे की सीट पर पकड़ाया और खुद बारिश में गाड़ी चलाने लगा। अस्पताल में आरव ने सारी औपचारिकताएं जल्दी से पूरी कर लीं। रोहन को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। प्रिया बाहर बैठी थी, उसका दिल जल रहा था। आरव उसके पास खड़ा था। चुपचाप उसे एक सूखा तौलिया दिया। खुद को पोंछ लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। प्रिया ने तौलिया ले लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। सौभाग्य से रोहन को सिर्फ वायरल बुखार था। डॉक्टर ने उसे दवा दी और ड्रिप लगाई, जिससे उसका बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। वह अस्पताल के बिस्तर पर सो गया। उसका चेहरा अब गुलाबी लग रहा था। प्रिया उसके पास बैठी, उसका छोटा सा हाथ कसकर पकड़े हुए। अब जाकर उसने राहत की सांस ली। आरव ने बिल चुकाया और वापस आया, देखा कि माँ बेटा सो रहे हैं। उसने उन्हें नहीं जगाया, बस चुपचाप एक कुर्सी पास खींचकर बिस्तर के बगल में सिर रखकर बैठ गया। उस पूरी रात वह नहीं सोया। अगली सुबह जब पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, रोहन जाग गया। उसने आंखें खोली, हैरानी से चारों ओर देखा। आरव को बगल में सोते हुए देखकर उसने धीरे से पुकारा, अंकल। आरव चौंक कर जाग गया। रोहन, तुम जाग गए, अब कैसा लग रहा है? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? रोहन ने सिर हिलाया। उसने आरव को कुछ देर देखा और फिर अचानक आगे बढ़कर अपनी छोटी बाहें उसके गले में डाल दीं। आप मेरे पापा जैसे लगते हैं, रोहन ने आरव के कान में फुसफुसाया। कल रात मैंने सपने में पापा को देखा। पापा भी आपकी तरह लंबे थे और आपकी तरह ही मेरी चिंता कर रहे थे। पापा ने मुझे गले लगाया, बहुत अच्छा लगा। आरव का पूरा शरीर अकड़ गया। बच्चे के उस अचानक गले लगाने और मासूम बातों ने उसके कठोर हो चुके दिल में एक गर्म धारा बहा दी। वह हिचकिचाया और फिर धीरे धीरे अपने बेटे के छोटे से शरीर को गले लगा लिया। जिंदगी में पहली बार उसने इस पवित्र खून के रिश्ते को महसूस किया। मैं पिता हूं, यह मेरा बेटा है। उसने रोहन को कसकर गले लगाया,
अपने आंसू छिपाने के लिए अपना चेहरा उसके नरम बालों में छिपा लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। हाँ पापा यही हैं। प्रिया दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसका दिल कांप उठा। उसने आरव की आंखों में सच्चाई देखी, उसके आंसू देखे और रोहन के लिए उसका प्यार भरा आलिंगन देखा। उसके दिल में जमी बर्फ की दीवार में जैसे एक दरार पड़ने लगी थी। अस्पताल की उस रात के बाद प्रिया का आरव के प्रति रवैया पहले जैसा कठोर नहीं रहा। वह उसे भगाती नहीं थी, न ही ठंडे शब्द कहती थी, लेकिन फिर भी एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी। उसने उसे बच्चों से मिलने की इजाजत दी, लेकिन केवल बाहर आंगन में, उसकी या शांति आंटी की निगरानी में। आरव समझ गया कि यह एक बड़ी प्रगति है। उसने धैर्य रखा और कुछ और नहीं मांगा। एक शाम आरव के जाने के बाद शांति आंटी प्रिया और उसके बच्चों के लिए एक प्लेट खीर लेकर आईं। उन्होंने प्रिया को उदास बैठे देखा और धीरे से एक गहरी सांस ली। तुम और आरव का क्या इरादा है? बेटी प्रिया चौंक गई उनकी नजरों से बचते हुए। कुछ नहीं आंटी, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है और वह हर रोज यहां आता है। कोई रिश्ता नहीं है और वह आधी रात बारिश में तुम्हारे बेटे को अस्पताल ले गया। पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की। अब खुद को और दूसरों को धोखा देना बंद करो प्रिया, शांति आंटी ने सीधे कहा। प्रिया चुप रही, अपने कपड़ों के कोने को मसलती रही। शांति आंटी उसके पास बैठ गईं, उनकी आवाज नरम हो गई। मुझे पता है तुम उससे नफरत करती हो। उसने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। पिछले 5 सालों में तुमने अकेले दुख झेला है। उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन तुम देखो, वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से वह उन 2 बच्चों को देखता है, वह झूठा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे डर लगता है आंटी, प्रिया रो पड़ी। उसकी आवाज में असुरक्षा थी। मुझे डर है कि अतीत फिर से दोहराया जाएगा। मुझे डर है कि एक दिन वह फिर से चला जाएगा। मैं और मेरे बच्चे फिर से अकेले हो जाएंगे। मैंने एक बार यह सब सहा है, यह काफी है। बेटी शांति आंटी ने प्रिया का हाथ पकड़ा। तुम उससे नफरत कर सकती हो, उसे माफ नहीं कर सकती, यह तुम्हारा अधिकार है। लेकिन अपनी जिद के कारण उन 2 बच्चों को दुख मत दो। उन्हें पिता की जरूरत है। राहुल, रोहन, तुमने नहीं देखा कि आरव के आने से वे कितने खुश और चहकते रहते हैं। शांति आंटी की बातें प्रिया के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगीं। वह सही कह रही थीं, वह दुख सह सकती है, लेकिन वह स्वार्थी होकर अपने बच्चों से उनके पिता का अधिकार नहीं छीन सकती, खासकर जब वह पिता मौजूद है और हर दिन उनके साथ रहने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन आरव फिर आया। उसके हाथों में खिलौने मिठाइयां थीं। वह अभी भी बाहर आंगन में पत्थर की बेंच पर बैठकर राहुल और रोहन के साथ खेल रहा था। प्रिया अंदर से देख रही थी, उसका मन दुविधा में था। जब आरव जाने लगा, प्रिया अचानक बाहर आई। आरव। आरव मुड़ा, हैरान था, क्योंकि पहली बार उसने उसे जूदोंदनी बुलाया था। प्रिया, तुम्हें कुछ चाहिए? प्रिया ने एक गहरी सांस ली, जैसे सारी हिम्मत जुटा रही हो। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या तुम सच में मेरी और मेरे बच्चों की भरपाई करना चाहते हो? हाँ। आरव ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। मैं अपनी बाकी की जिंदगी यही करना चाहता हूं, तो साबित करो। प्रिया की आवाज अभी भी थोड़ी ठंडी थी, लेकिन अब उसमें इनकार नहीं था। पैसे का इस्तेमाल मत करो, उन भौतिक चीजों का इस्तेमाल मत करो। अपने समय और अपनी सच्चाई का इस्तेमाल करो। राहुल और रोहन को सच में महसूस होने दो कि तुम उनके पिता हो और मैं। वह एक पल के लिए हिचकिचाई। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए और तुम्हें भी मुझे यह दिखाना होगा कि तुम्हारा आना सच में एक नई शुरुआत है या सिर्फ एक और बुरा सपना। यह कहकर प्रिया अंदर चली गई। आरव को जवाब देने का मौका नहीं दिया, लेकिन आरव के लिए इतना ही काफी था। वह वहां खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसका दिल उम्मीद से भर गया था। उसने उसे एक मौका दिया था, एक मौका साबित करने का, सुधारने का, पिता बनने का, पति बनने का। वह मुस्कुराया, कई सालों बाद एक सच्ची खुशी की मुस्कान।
वह जानता था कि उसे इस चुनौती का सामना अपनी पूरी ताकत से करना होगा। प्रिया के लिए, राहुल और रोहन के लिए, उस परिवार के लिए जिसे उसने खो दिया था। आरव ने प्रिया द्वारा दिए गए उस छोटे से मौके को पकड़ लिया। अब वह दूर से छिपकर मदद नहीं करता था। इसके बजाय उसने अपना समय देना शुरू कर दिया। हर शाम कंपनी से काम खत्म करने के बाद वह अपना शानदार सूट उतारकर एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनता और चौल की ओर गाड़ी चलाता। वह महंगे तोहफे नहीं लाता था, बस धैर्य लाता था। वह राहुल को पहले अक्षर लिखना सिखाता, एक अरबपति के मजबूत हाथ जो कभी अरबों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते थे, अब कांपते हुए अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखवाते थे। पापा, लिखना बहुत मुश्किल है अंकल। राहुल ने मुंह बनाया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो बेटा। पापा, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, इसे बहुत सुंदर लिखना होगा। आरव ने धीरे से कहा। उसके दिल में एक चुभन हुई। वह रोहन के साथ आंगन में पकड़म पकड़ाई खेलता। बच्चे की खिलखिलाहट पूरी गली में गूंजती। वह रोहन को अपनी पीठ पर चढ़ाता, उसे घोड़ा बनाकर घुमाता। रोहन खिलखिलाकर हंसता, दोनों हाथों से उसका गला कसकर पकड़ लेता। पापा, घोड़ा और तेज चलो, वह खुशी से चिल्लाता। बच्चे के मुंह से स्वाभाविक रूप से निकला पापा शब्द आरव के दिल को छू गया। उसने उसे ठीक नहीं किया, बस खुशी से मुस्कुराया। प्रिया दूर से सब कुछ देखती थी। उसने आरव का धैर्य देखा जब राहुल बार बार अक्षर नहीं लिख पा रहा था। उसने रोहन के साथ खेलते समय उसके चेहरे पर सच्ची खुशी देखी। उसने उसे बच्चों का पसीना पोंछते, उन्हें पानी पिलाते देखा। ये छोटे छोटे साधारण काम हजारों मीठे शब्दों से ज्यादा असरदार थे। एक वीकेंड पर आरव ने प्रस्ताव रखा। प्रिया, इस वीकेंड क्या मैं राहुल और रोहन को पार्क ले जा सकता हूं? वे बचपन से शायद ही कहीं दूर गए होंगे। प्रिया हिचकिचाई। बच्चों को उसके साधारण काम हजारों मीठे साथ अकेले भेजना, उसे चिंता हो रही थी। जैसे उसकी चिंता समझकर आरव ने कहा, तुम भी साथ चलो, हम सब एक परिवार की तरह चलेंगे। हम सब एक परिवार, इन 4 शब्दों ने प्रिया को हैरान कर दिया। कितने समय से उसने यह वाक्यांश नहीं सुना था। आखिरकार उसने सिर हिला दिया। यह पहली बार था जब राहुल और रोहन किसी मनोरंजन पार्क में गए थे। रंगीन झूलों को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने स्लाइड किया, झूले पर बैठे, छोटी ट्रेन की सवारी की। आरव ने एक हाथ से राहुल को पकड़ा, दूसरे हाथ से रोहन को गोद में उठाया। धैर्यपूर्वक बच्चों के साथ एक के बाद एक खेल खेला। उसने उन्हें ठंडी आइसक्रीम कोन खरीद कर दी। राहुल और रोहन ने मजे से खाया। आइसक्रीम उनके मुंह के चारों ओर लग गई। आरव ने टिश्यू पेपर से ध्यान से एक एक करके उनका मुंह पोंछा। उसके हाथ अनाड़ी थे, लेकिन प्यार से भरे थे। प्रिया पास में चुपचाप देखती रही। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में भावनाओं का एक बवंडर था। उन तीनों को एक साथ खुश देखकर उसे अचानक एक पूर्ण परिवार का दृश्य दिखाई दिया, जिसका वह हमेशा सपना देखती थी। यह गर्म था, यह शांतिपूर्ण था। जब वे बेंच पर आराम कर रहे थे, राहुल ने प्रिया से फुसफुसाया। उसकी आंखें अभी भी अपने हंसते हुए भाई पर थीं। माँ, रोहन हंस रहा है। बहुत समय बाद मैंने उसे इतना हंसते हुए देखा है। बेटे की बात ने प्रिया का गला भर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चों की खुशी कितनी सरल है। यह कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस माँ और पिता दोनों का पूरा प्यार था। आरव की उपस्थिति, चाहे वह स्वीकार करना चाहती हो या नहीं, सच में बच्चों के लिए खुशी लेकर आई थी। वापस आते समय राहुल और रोहन थककर पीछे की सीट पर सो गए। आरव गाड़ी चला रहा था, बीच बीच में शीशे से प्रिया को देखता। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा, आज का दिन देने के लिए। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन उसके होठों पर अनजाने में एक हल्की मुस्कान आ गई थी, एक मुस्कान जो उम्मीद जगा रही थी। अगले दिनों में आरव नियमित रूप से चौल आता रहा।
वह न केवल बच्चों के साथ खेलता था बल्कि उन कामों को भी करने लगा जो एक परिवार का आदमी करता है। प्रिया के कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया। वह चुपचाप नया बल्ब खरीद कर ले आया और बदल दिया। पंखा खड़खड़ा रहा था, उसने उसे खोलकर तेल डाला और ठीक कर दिया ताकि वह चुपचाप चले। नल टपक रहा था, उसने उसे भी खुद ठीक किया। प्रिया ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसने सब कुछ देखा। उसका छोटा जर्जर कमरा जैसे उसकी उपस्थिति से गर्म और मजबूत हो गया था। यह उन भौतिक चीजों के कारण नहीं था जो ठीक हो गई थीं, बल्कि एक पुरुष की चुपचाप देखभाल करने वाली उपस्थिति के कारण था। एक रात प्रिया प्यास से आधी रात को जागी। वह मेज के पास से गुजरी तो गलती से एक छोटी सी डायरी देखी जो आरव भूल गया था। उत्सुकता से उसने उसे खोला। वह एक डायरी थी। आरव की लिखावट मजबूत दृढ़ थी, लेकिन पंक्तियां पश्चाताप और दर्द से भरी थीं। तारीख आज पहला दिन है जब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे हैं। राहुल और रोहन तुम्हारे नाम कितने सुंदर हैं। मैं एक बहुत बुरा पिता रहा हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं मेरे बच्चों। तारीख प्रिया ने मुझे मना कर दिया। उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। मैंने उसे जो जख्म दिए हैं मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगा। उसे दुबला पतला पीला देखकर मुझे खुद को मुक्का मारने का मन करता है। तारीख राहुल 1 साल का हो गया। तुमने शायद पहले शब्द बोलना शुरू कर दिया होगा। क्या तुमने पहला शब्द मां कहा था उस समय? पापा कहाँ थे? शायद किसी शानदार पार्टी में। पापा माफी मांगते हैं राहुल। तारीख रोहन का जन्म हुआ। तुम्हें अकेले बच्चे को जन्म देना पड़ा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम्हें कितना दर्द और अकेलापन महसूस हुआ होगा। मैं एक कमीना पति हूं। मैं माफी मांगता हूं प्रिया। तारीख आज रोहन ने मुझे पापा घोड़ा कहा। मेरा दिल जैसे टूट गया। मैं इस बुलावे के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। हर दिन लायक बनने की कोशिश करूंगा। आरव ने हर उस साल के लिए माफी की डायरी लिखी थी जिसे उसने खो दिया था। उसने राहुल के पहले जन्मदिन के बारे में लिखा जिसमें वह नहीं था। उसने रोहन के पहली बार पलटने के बारे में लिखा जिसे वह नहीं देख सका। उसने उन्हें ई गार्ड समयों के बारे में लिखा जब बच्चे बीमार थे और वह उनकी देखभाल के लिए नहीं था। हर एक पंक्ति प्रिया के दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। वह फर्श पर बैठ गई, दोनों हाथों से मुंह ढक लिया ताकि उसकी सिसकियां बाहर ना निकलें। उसके हाथ में मौजूद डायरी आंसुओं से भीग गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह घमंडी ठंडा आदमी ऐसे दर्दनाक और पश्चाताप भरे विचार रख सकता है। वह सिर्फ मुंह से माफी नहीं मांग रहा था, वह सच में पश्चाताप में जी रहा था और उन दुखों को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसे और उसके बच्चों को झेलने पड़े थे। वह सिर्फ नाम का पिता बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह सच में एक पिता बनना सीख रहा था। अगली सुबह जब आरव आया तो वह घबराकर अपनी डायरी ढूंढने लगा। प्रिया ने चुपचाप उसे मेज पर रख दिया। तुम भूल गए थे। आरव ने प्रिया को और फिर डायरी को देखा। उसका चेहरा शर्म और घबराहट से पीला पड़ गया। मैं माफी मांगता हूं, तुमने इसे पढ़ लिया। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, उसने बस उसे देखा। एक बहुत लंबी गहरी नजर। उस नजर में अब नफरत नहीं थी, ठंडक नहीं थी, बस भावनाओं का एक जटिल मिश्रण था जिसमें दर्द था, गंडों था और एक माफी भी थी जो धीरे धीरे अंकुरित हो रही थी। आज दोपहर खाने पर रुकना, प्रिया ने धीरे से कहा और रसोई में चली गई, आरव को अकेला हैरान छोड़कर। यह पहला भोजन था जिसमें चारों लोग थे। हालांकि किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल अब घुटन भरा नहीं था। राहुल और रोहन खुशी खुशी अंकल के लिए खाना परोस रहे थे। प्रिया चुपचाप खा रही थी। बीच बीच में सामने बैठे आदमी को देख लेती थी। आरव ने मजे से खाया, हालांकि खाना बहुत साधारण था। उसके लिए यह पिछले 5 सालों में सबसे स्वादिष्ट भोजन था, क्योंकि इसमें परिवार का स्वाद था। आरव को लगा कि सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। वह प्रिया और बच्चों के साथ खाना खा सकता था
उनकी देखभाल कर सकता था। वह एक भविष्य का, एक सच्चे परिवार का सपना देखने लगा था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। उस दिन कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचानक बैठक थी, जो सुबह से दोपहर तक चली। आरव बेचैन था, जैसे आग पर बैठा हो। उसने राहुल और रोहन से वादा किया था कि वह उन्हें मिठाई खिलाने ले जाएगा। बैठक खत्म होते ही आरव कमरे से बाहर भागा। सहायक की रिपोर्ट सुनने का भी समय नहीं था। जल्दी से चौल की ओर गाड़ी चलाई। लेकिन जब वह पास पहुंचा तो एक जाना पहचाना, लेकिन दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। दोपहर की धूप में राहुल और रोहन फिर से सड़क के किनारे उसी पुराने गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके सामने अभी भी थर्माकोल के 2 दान के खाने के डिब्बे थे। आरव का दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। यह क्या हो रहा है मेरे बच्चे? फिर से यहाँ दान का खाना क्यों खा रहे हैं? प्रिया कहाँ है? क्या उसके साथ कुछ हुआ है? हजारों बुरे सवाल उसके दिमाग में कौंध गए। उसने जल्दी से गाड़ी किनारे लगाई, तेजी से बच्चों की ओर बढ़ा। राहुल, रोहन, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? आरव की आवाज में घबराहट थी। दोनों बच्चे चौंक गए। उसे देखकर उनके चेहरे पर खुशी और थोड़ा डर था। आरव अंकल, राहुल ने धीरे से कहा, आज माँ बीमार है, माँ थक गई हैं, इसलिए खाना नहीं बना पाई। माँ ने कहा था कि हम शांति आंटी के घर जाकर खाना खा लें, लेकिन हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए यहाँ दान का खाना लेने आ गए। यह खाना बहुत स्वादिष्ट है अंकल। राहुल के जवाब ने आरव को एक ही समय में प्यार और गुस्सा दिलाया। उसे बच्चों पर प्यार आया कि वे कितने अच्छे और समझदार हैं। उसे खुद पर गुस्सा आया कि वह उसकी देखभाल के लिए नहीं था। माँ बीमार हैं तो अंकल को फोन क्यों नहीं किया? गाड़ी में बैठो, मैं तुम दोनों को घर ले चलता हूं। देखता हूं माँ कैसी हैं, फिर मैं माँ के लिए दलिया खरीद कर लाऊंगा। आरव ने यह कहकर रोहन को उठाने की कोशिश की, लेकिन रोहन पीछे हट गया। उसने आरव को और फिर अपने आधे खाए हुए खाने के डिब्बे को देखा। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखों में आंसू भर आए। आरव रुक गया। क्या हुआ बेटा? तुम अंकल के साथ नहीं चलना चाहते? रोहन ने सिर हिलाया। उसने अपने होंठ भींच लिए, सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज धीमी, अपराध बोध और हीन भावना से भरी थी। एक ऐसा वाक्य जो शायद उसने अपने नन्हे दिमाग में बहुत बार सोचा होगा। पापा। आरव वहीं जम गया। बच्चे ने उसे पापा कहा था, बहुत साफ। मुझे माफ कर दो पापा, रोहन रोते हुए बोला। मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं गरीब हूं, इसीलिए आपने मुझे नहीं अपनाया। वह वाक्य आरव के कानों पर बिजली की तरह गिरा। उसने उसकी सारी समझ, सारे अहंकार को तोड़ दिया। उसने सबसे कड़वे सच को उजागर कर दिया। एक 4 साल के बच्चे की नज़र में उसके पिता द्वारा छोड़े जाने का कारण बड़ों की गलती नहीं थी, बल्कि वह खुद था, क्योंकि वह गरीब था। आरव को लगा जैसे जमीन आसमान घूम रहे हैं। उसके सीने में असहनीय दर्द हो रहा था, हजारों चाकुओं से भी ज्यादा। उसने अपने बेटे की मासूम आत्मा में कितना बड़ा घाव दिया था। वह खड़ा नहीं रह सका। सड़क से गुजरते लोगों की हैरान नजरों के सामने, राहुल की चिंतित नजरों के सामने, अरबपति आरव खन्ना, व्यापार की दुनिया का शक्तिशाली आदमी, धूल भरी गर्म जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। वह अपने 2 मासूम बच्चों के सामने घुटने टेके हुए था। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उसने अपनी बाहें फैलाकर राहुल और रोहन दोनों को गले लगा लिया कसकर। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। उसकी आवाज रोते हुए टूट गई। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह पापा की गलती है। सब पापा की गलती है। पापा तुमसे माफी मांगते हैं। पापा एक बुरे पिता हैं। पापा माफी मांगते हैं। वह बस वहीं घुटने टेके अपने 2 बच्चों को गले लगाकर रोता रहा। अपनी बेवकूफी पर रोया, प्रिया और उसके बच्चों के संघर्ष भरे सालों पर रोया, उस हीन भावना पर रोया जो उसके बच्चों को झेलनी पड़ी थी। दोपहर की तेज धूप में एक महंगे कपड़े पहने आदमी का 2 दान का खाना खाते बच्चों के पास घुटने टेक कर रोने का दृश्य
एक कभी न मिटने वाली तस्वीर बन गया। यह एक भौतिक साम्राज्य का पतन और एक पिता के दिल का पुनर्जन्म था। आरव राहुल और रोहन को घर ले गया। प्रिया को सिर्फ हल्का जुकाम था, लेकिन थकान और कमजोरी के कारण वह उठ नहीं पा रही थी। आरव को अपने 2 बच्चों को आंसू भरे चेहरे के साथ लाते देख वह घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ बच्चों को? क्या हुआ? आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप एक गर्म खिचड़ी बनाई, प्रिया को खाने के लिए मजबूर किया और फिर राहुल और रोहन को सुला दिया। उस पूरी दोपहर वह उस कमरे से नहीं हिला। वह वहां बैठा चुपचाप उन तीनों को देखता रहा। उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो पहले कभी नहीं था। उस रात आरव ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने एक शानदार रेस्टोरेंट को फोन किया, एक भव्य दावत का ऑर्डर दिया, लेकिन रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि उसे चौल की छोटी गली में लाने के लिए कहा। उसने शांति आंटी से बस्ती के सभी लोगों को बुलाने के लिए कहा। गरीब मजदूर परिवारों से लेकर ऑटो चलाने वाले भैया और सब्जी बेचने वाली आंटियों तक, चौल का शांत आंगन अचानक से गुलजार हो गया। मेज, कुर्सियां लगा दी गईं, गर्म खाना परोसा गया। सब लोग हैरान थे कि क्या हो रहा है। आरव राहुल और रोहन का हाथ पकड़कर आंगन के बीच में खड़ा हुआ। उसने अपना गला साफ किया, थोड़ा शर्मिंदा लेकिन बहुत ईमानदारी से। आंटी, अंकल, भैया, दीदी, मैं आरव हूं। पिछले कुछ समय से प्रिया और उसके बच्चों को आप सब लोगों ने सहारा दिया है। मैं उसकी तरफ से और अपने बच्चों राहुल और रोहन की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उसने गहरा सिर झुकाया। पूरी चौल में फुसफुसाहट होने लगी। उसके बच्चे? तो यह हैंडसम लड़का ही इन 2 बच्चों का पिता है। आरव ने फुसफुसाहट पर ध्यान नहीं दिया। उसने प्रिया की ओर देखा जो दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें जटिल थीं। और आज आरव ने आगे कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं यह पार्टी न केवल आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए बल्कि माफी मांगने के लिए भी आयोजित करना चाहता हूं। प्रिया से माफी और अपने 2 बच्चों से माफी। यह भोजन हमारे परिवार का पहला पुनर्मिलन भोजन है। उसने दृढ़ता से कहा, जैसे एक घोषणा कर रहा हो। माहौल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें प्रिया पर थीं। प्रिया वहां खड़ी थी। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आरव की यह हरकत बहुत अप्रत्याशित थी। उसने न केवल बच्चों को स्वीकार किया था बल्कि सबके सामने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। उसने उसे एक सम्मानजनक स्थान दिया था। उसने मेज पर रखे शानदार व्यंजनों को देखा और फिर बस्ती के जाने पहचाने चेहरों को देखा जो उसे इंतजार में देख रहे थे। उसने राहुल और रोहन को देखा जो आरव का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। उनकी आंखों में गर्व था। आखिरकार उसने आरव की आंखों में देखा। उन आंखों में उसे दया नहीं दिखी, केवल सच्चाई, पश्चाताप और एक गहरा प्यार दिखा। शांति आंटी पास आईं, धीरे से उसके कंधे पर थपथ पाया। जब उसने इतना कर दिया है तो तुम और किसका इंतजार कर रही हो? बेटी प्रिया ने एक गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे पार्टी की मेज की ओर बढ़ी। सब लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। वह आरव के बगल वाली कुर्सी पर अपने 2 बच्चों के सामने बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा। पूरी मेज खामोशी में डूबी रही। फिर धीरे से प्रिया ने चॉपस्टिक उठाई और एक चिकन का टुकड़ा आरव की कटोरी में रख दिया। यह छोटा सा काम हजारों शब्दों से बढ़कर था। आरव ने सिर उठाया, हैरानी से उसे देखा। प्रिया ने उसे नहीं देखा, बस धीरे से इतना कहा कि दोनों सुन सकें। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी, लेकिन अब ठंडी नहीं थी। इस बार मत जाना। आरव को लगा जैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। उसने एक सिर हिलाया, एक मजबूत और दृढ़ सिर हिलाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। उस दिन का भोजन पूरी चौल के लिए खुशी का था। हंसी, मजाक, गिलास टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। उस गर्म माहौल के बीच एक छोटा सा परिवार था जो अभी अभी फिर से जुड़ा था।
वे सालों बाद पहली बार एक सच्चे परिवार की तरह एक साथ बैठे थे। एक देर से हुआ लेकिन पूर्ण पुनर्मिलन भोजन। प्रिया और बच्चों की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आरव अब आरव अंकल नहीं था जो मिलने आता था। वह उस तंग कमरे में ही रहने आ गया था। उसने जमीन पर एक छोटा सा गद्दा बिछाया और एकमात्र बिस्तर उन तीनों के लिए छोड़ दिया। एक अरबपति के लिए जो आलीशान बंगलों में रहने का आदी था। चौल की जिंदगी हर तरह से अभावग्रस्त थी। सार्वजनिक शौचालय, पानी की कमी, तंग जगह और शोर। लेकिन आरव ने कभी एक शब्द भी शिकायत नहीं की। इसके विपरीत उसे साधारण चीजों में खुशी मिली। उसने बाजार जाना, सब्जी वालों से मोलभाव करना सीखा। उसने वे साधारण व्यंजन बनाना सीखा जो राहुल और रोहन को पसंद थे। उसने खुद अपने बच्चों के कपड़े धोए, उन्हें आंगन में बंधी रस्सी पर सुखाया। खन्ना ग्रुप के शक्तिशाली चेयरमैन की छवि अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक अनाड़ी लेकिन कोशिश करने वाले पारिवारिक व्यक्ति ने ले ली थी। प्रिया उसे देखती थी, उसका दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। वह अब उसे दूर से आरव नहीं कहती थी। कभी कभी उसके मुंह से अनजाने में तुम निकल जाता था, जैसे पुराने दिनों में। एक रविवार की सुबह आरव को एक विचार आया। आज हम एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं, उसने प्रिया से कहा जब वह नाश्ता बना रही थी। प्रिया रुक गई। फोटो? हाँ, आरव मुस्कुराया। राहुल हमेशा तुम्हारी पुरानी तस्वीर को पकड़े रहता है। हमें एक नई तस्वीर की जरूरत है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें हम चारों हों। यह सुनकर राहुल और रोहन जो बाहर खेल रहे थे खुशी से चिल्लाते हुए अंदर भागे। ये फोटो खिंचवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। प्रिया ने अपने बच्चों की खिली हुई मुस्कान को देखा और फिर आरव की उम्मीद भरी नजरों को। उसने धीरे से सिर हिला दिया। वे किसी शानदार स्टूडियो में नहीं गए। आरव बस पूरे परिवार को गली के कोने पर एक छोटी सी डिजिटल फोटो की दुकान पर ले गया। उसने एक साधारण नीले रंग का बैकग्राउंड चुना। प्रिया ने एक साधारण फूलों वाली ड्रेस पहनी थी जो आरव ने नई खरीदी थी। राहुल और रोहन ने एक जैसे नए कपड़े पहने थे। आरव ने वही अपनी टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। फोटोग्राफर ने जगह तय की। मम्मी पापा कुर्सी पर बैठ जाइए, दोनों बच्चे बीच में खड़े हो जाएं। आरव और प्रिया बैठ गए। राहुल और रोहन बीच में घुस गए। उनके छोटे छोटे हाथों ने अपने माता पिता के हाथ कसकर पकड़ लिए थे। मुस्कुराइए, 1 2 3। कैमरे की क्लिक की आवाज आई। वह पल हमेशा के लिए कैद हो गया। तस्वीर में आरव और प्रिया एक दूसरे के बगल में बैठे थे, थोड़े शर्मिंदा, लेकिन दोनों की नजरें अपने बच्चों पर थीं। राहुल और रोहन बीच में खड़े खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनकी मुस्कान साफ और खुश थी। उन चारों की पहली बार एक पूर्ण पारिवारिक तस्वीर थी। तस्वीर लेने के बाद आरव ने उसे एक सुंदर फ्रेम में लगाया, उसे कमरे की छोटी मेज पर सम्मान से रखा। इसने खाली दीवार की जगह ले ली, पूरे कमरे में एक गर्मजोशी भर दी। उस रात जब बच्चे सो गए थे, प्रिया तस्वीर को देख रही थी। उसने धीरे से तस्वीर में हर किसी के चेहरे को छुआ। उसके आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। आरव पास आया, धीरे से उसे पीछे से गले लगा। लिया, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? उसने धीरे से पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। वह मुड़ी और सीधे उसकी आंखों में देखा। अब नहीं। उसकी आवाज नरम थी। मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहती। बस मेरे बच्चे खुश रहें, बस हमारा परिवार एक साथ रहे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माफ कर दिया, ये 2 शब्द धीरे से निकले, लेकिन आरव के लिए वे हजारों किलो के बराबर थे। यह वही था जिसकी वह इतने समय से उम्मीद कर रहा था। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद प्रिया, मुझे एक नई शुरुआत करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। प्रिया ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उस शांति को महसूस किया जो उसे बहुत समय बाद मिली थी। मेज पर रखी परिवार की तस्वीर एक सबूत की तरह थी। अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक हो,
एक खुशहाल भविष्य उनके ठीक सामने था। ऐसा लगा कि खुशी ऐसे ही शांति से चलती रहेगी, लेकिन तूफान एक ऐसी जगह से आया जिसकी आरव ने कल्पना भी नहीं की थी। उसका परिवार। खन्ना ग्रुप के युवा चेयरमैन के अचानक गायब हो जाने, काम से लापरवाही करने और एक गरीब चौल में रहने की खबर आखिरकार श्री खन्ना आरव के पिता तक पहुंच ही गई। वह एक अनुभवी व्यवसायी थे जिन्होंने पूरी जिंदगी प्रतिष्ठा और पद को महत्व दिया था। वह गुस्से से आग बबूला हो गए। एक शानदार रोल्स रॉयस छोटी गली के सामने आकर रुकी, जिससे पूरी चौल में हलचल मच गई। श्री खन्ना अपने महंगे काले सूट में आरव की मां के साथ, जो एक संभ्रांत महिला थीं, गुस्से से भरे चेहरे के साथ गाड़ी से उतरे। वे बिना दरवाजा खटखटाए सीधे प्रिया के कमरे में घुस गए। उस समय आरव फर्श पर बैठकर राहुल को पढ़ा रहा था। प्रिया रोहन को दलिया खिला रही थी। एक गर्म साधारण परिवार का दृश्य उनके सामने था। आरव, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? श्री खन्ना चिल्लाए, शांतिपूर्ण माहौल को तोड़ते हुए। आरव चौंक गया, जल्दी से उठ खड़ा हुआ। पापा, माँ, आप दोनों यहाँ कैसे? आरव की माँ ने प्रिया और दो बच्चों को घृणा और तिरस्कार की नजरों से देखा। बेटा, तुम इस तरह की गंदी फटीचर जगह पर कैसे रह सकते हो? और यह लड़की कौन है? ये दो बच्चे कौन हैं? यह प्रिया है, मेरी पत्नी, और ये राहुल और रोहन हैं, आपके पोते। आरव ने स्पष्ट रूप से कहा, सुरक्षात्मक रूप से प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए। पत्नी, पोते। श्री खन्ना हंसे, एक उपहासपूर्ण हंसी। मेरे साथ मजाक मत करो। एक गांव की लड़की जिसका कोई अता पता नहीं, दो नाजायज बच्चों के साथ, और तुम उसे पत्नी और पोता कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? आरव, पापा, ऐसा मत कहिए। आरव ने गुस्से से भौहें सिकोड़ी। यह वही है जिससे मैं प्यार करता हूं। ये बच्चे मेरे खून हैं। प्यार? आरव की मां बीच में बोली, उनकी आवाज तीखी थी। एक ऐसी लड़की से प्यार जो पैसे के लिए तुम्हें फांसा रही है और बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। अपनी हालत देखो, जब से तुम इसके चक्कर में पड़े हो। तुम्हारी क्या हालत हो गई है? कंपनी को छोड़ा, भविष्य को छोड़ा और इस बिल में घुस गए। इसने तुम पर क्या जादू टोना कर दिया है? उनके कड़वे अपमानजनक शब्द प्रिया के दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके कांपते हाथ रोहन को कसकर पकड़ लिए। वह जानती थी कि यह दिन जल्दी या देर से आएगा। दोनों परिवारों के बीच की खाई बहुत बड़ी थी। आप दोनों चुप हो जाइए, आरव चिल्लाया। पहली बार उसने अपने माता पिता पर आवाज उठाई थी। प्रिया ऐसी नहीं है। गलती मेरी है। मैंने ही उसे और उसके बच्चों को 6 साल तक छोड़ दिया था। अब मैं बस उनकी भरपाई करना चाहता हूं। भरपाई? श्री खन्ना ने सीधे प्रिया की ओर इशारा किया। तुम इसकी भरपाई करना चाहते हो तो ठीक है। इसे कुछ पैसे दो और इसे कहीं दूर भेज दो। खन्ना ग्रुप पर ऐसा दाग नहीं लग सकता। तुम्हें वापस आकर मिस्टर वर्मा की बेटी से शादी करनी होगी, वही तुम्हारे लायक है। यह सुनकर प्रिया अब और सहन नहीं कर सकी। उसने रोहन को नीचे रखा, उठी और सीधे श्री और श्रीमती खन्ना को देखा। अंकल, आंटी, मुझे आपके घर के पैसे नहीं चाहिए। मुझे कोई पद भी नहीं चाहिए। 6 साल तक आपके बिना हम मां बेटे जी रहे थे। अब भी हमें आपकी जरूरत नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें स्वाभिमान था। आरव ने प्रिया को देखा। उसका दिल प्यार और सम्मान से भर गया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसने अपने माता पिता की ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी और दृढ़ थीं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, यह मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, यह मेरा परिवार है। वह एक पल रुका और फिर एक ऐसा वाक्य कहा जिसने श्री और श्रीमती खन्ना को स्तब्ध कर दिया। अगर आप लोग मेरी पत्नी और बच्चों को स्वीकार नहीं करते तो मुझे भी खन्ना ग्रुप या कोई भी संपत्ति नहीं चाहिए। तुम्हारी तुम्हारी यह हिम्मत। श्री खन्ना गुस्से से नीले पड़ गए।
मेरी हिम्मत है, आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया। पैसे और परिवार के बीच मैं परिवार को चुनता हूं। यह कहकर वह प्रिया की ओर मुड़ा, रोहन को गोद में उठाया और राहुल का हाथ पकड़ा। हम कहीं और चलते हैं। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे और कोई कड़वा शब्द सुने। उसने प्रिया और बच्चों को कमरे से बाहर निकाला, अपने माता पिता के पास से गुजरा, बिना मुड़े पीछे, गुस्सा, हैरानी और एक अरबों का साम्राज्य छोड़ गया। वह जानता था कि वह एक कांटों भरा रास्ता चुन रहा है, लेकिन यह वह रास्ता था जिस पर उसका परिवार उसके साथ था। आरव ग्रुप में वापस नहीं गया। उसने अपनी बात रखी। उसने अपनी शानदार कार बेच दी, कुछ महंगी घड़ियां बेच दी और एक अच्छी खासी पूंजी जमा कर ली। वह अब अपने परिवार का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसने प्रिया और बच्चों को चौल से दूर ले गया। उसने कोई बंगला या आलीशान अपार्टमेंट नहीं चुना। इसके बजाय उसने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। घर सिर्फ एक मंजिल का था, जिसके सामने एक छोटा सा बगीचा था, जहां कुछ सब्जियां और बोगनविलिया के फूल लगाए जा सकते थे। यहाँ हवा ताजी, शांत थी, मुंबई के केंद्र की घुटन और भीड़ से बिल्कुल अलग। नए घर में पहले दिन प्रिया ने साधारण लेकिन साफ सुथरे घर को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। अब पड़ोसियों की जिज्ञासु नजरें नहीं थी, न ही तंग नम जगह। राहुल और रोहन को तो बहुत पसंद आया। वे बगीचे में दौड़ रहे थे, हौंस रहे थे। पापा, हमारे घर में बगीचा है, क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? राहुल ने उत्साह से पूछा। बिल्कुल बेटा, कल हम दोनों मिलकर मिट्टी खोदेंगे और सब्जियां लगाएंगे। आरव मुस्कुराया और बेटे के सिर पर हाथ फेरा। रोहन दौड़कर प्रिया से लिपट गया। माँ, यह घर बहुत सुंदर है, मुझे यह घर पसंद है। प्रिया ने झुककर बेटे को गले लगा लिया। उसने आरव को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। उसने उसके और उसके बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। नई जिंदगी शुरू हुई, एक साधारण सामान्य जिंदगी जैसे किसी भी और परिवार की होती है। सुबह सुबह आरव राहुल को पास के एक किंडरगार्टन में छोड़ता। यह एक साधारण स्कूल था ना कि वह महंगा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल जो उसने कभी अपने बेटे के लिए सोचा था। लेकिन वहां राहुल पढ़ता था, दोस्तों के साथ खेलता था और हर दिन स्कूल से खुशी खुशी लौटता था। बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद आरव अब शानदार ऑफिस नहीं जाता था। वह ऑनलाइन डिजाइनिंग और कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट लेता था। अपनी प्रतिभा और अनुभव के साथ उसे ऐसे अनुबंध आसानी से मिल जाते थे जो पूरे परिवार का खर्च आराम से चला सकें। वह घर के एक छोटे से कोने में काम करता, जहां से बगीचा दिखता था। प्रिया को अब कबाड़ बीनना नहीं पड़ता था। वह घर पर रोहन की देखभाल करती, घर की सफाई करती, गर्म खाना बनाती। उसने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाना सीखा। जमीन से निकलते हरे अंकुरों को देखकर उसे लगा जैसे उसकी अपनी जिंदगी भी फिर से जी रही है। शाम को पूरा परिवार एक साथ होता। आरव राहुल के साथ सब्जियों को पानी देता। प्रिया और रोहन बरामदे में बैठकर रात के खाने के लिए सब्जियां काटते। हंसी मजाक की आवाजें बगीचे में चहचहाते पक्षियों के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण संगीत बनाती थीं। एक दिन जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, राहुल ने अचानक कहा, पापा, माँ। हाँ बेटा, प्रिया ने धीरे से पूछा। यह घर दादा दादी के घर से बहुत छोटा है, राहुल ने मासूमियत से टिप्पणी की। उसे आरव ने पुराने बंगले की तस्वीरें दिखाई थीं। आरव और प्रिया एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर राहुल ने आगे कहा, एक ऐसा वाक्य जिसने दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह घर बहुत गर्म है, क्योंकि हर दिन इसमें पापा, माँ, राहुल भैया और मैं, हम सब साथ होते हैं। आरव ने अपनी कटोरी नीचे रखी, हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों के सिर पर फेरा। उसने प्रिया को देखा, उसकी आंखों में प्यार भरा था। सही कहा, घर छोटा हो सकता है, जिंदगी शानदार नहीं हो सकती, लेकिन जब तक हम साथ हैं, वही सबसे गर्म जगह है। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज पाली थी,
एक सच्चा घर, एक साधारण लेकिन खुशियों से भरी नई शुरुआत। राहुल और रोहन का जन्मदिन आने वाला था। हालांकि वे 2 साल के अंतर पर पैदा हुए थे, प्रिया हमेशा राहुल के जन्मदिन को दोनों भाइयों के लिए एक संयुक्त उत्सव मानती थी। पिछले 6 सालों में वह कभी भी अपने बच्चों के लिए एक सही जन्मदिन की पार्टी का आयोजन नहीं कर पाई थी। आमतौर पर बस हर एक के लिए एक उबला हुआ अंडा या बेहतर हुआ तो एक छोटा सा केक होता था। इस साल आरव ने फैसला किया कि यह अलग होगा। वह अपने बच्चों को एक बहुत ही खास जन्मदिन देना चाहता था। उसने किसी शानदार रेस्टोरेंट में पार्टी नहीं की। इसके बजाय उसने छोटे से घर को एक उत्सव के स्थान में बदल दिया। उसने रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदे, खुद फुलाए और पूरे घर में लटका दिए। उसने हैप्पी बर्थडे राहुल एंड रोहन लिखे बैनर खरीदे। प्रिया सुबह से ही रसोई में थी। उसने चॉकलेट केक बनाना सीखा जो दोनों बच्चों को पसंद था। पहली बार बनाया गया केक शायद दुकान जैसा सुंदर नहीं था। क्रीम कहीं कहीं फैल गई थी, लेकिन उसमें एक माँ का सारा प्यार था। उस शाम आरव और प्रिया ने शांति आंटी और पुरानी चौल के कुछ करीबी पड़ोसियों को खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया। शांति आंटी एक बड़ी फलों की टोकरी लेकर आईं। प्रिया के साधारण लेकिन गर्म घर को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब राहुल और रोहन स्कूल से लौटे तो वे घर के नज़ारे को देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखें गोल हो गईं, मुंह आश्चर्य और खुशी से खुला रह गया। वाह, हमारा घर कितना सुंदर है! रोहन चिल्लाया, गुब्बारों के गुच्छों के चारों ओर दौड़ते हुए। राहुल थोड़ा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी खुशी साफ झलक रही थी। वह दौड़कर आरव से लिपट गया। धन्यवाद पापा। पार्टी शुरू हुई। सब लोग छोटे से बगीचे में जमा हुए। मेज पर प्रिया और आरव द्वारा बनाए गए साधारण व्यंजन थे, लेकिन माहौल बहुत गर्म और खुशनुमा था। सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया था। आरव केक लेकर आया। जगमगाती मोमबत्तियां जलाई गईं। सब लोग एक साथ ताली बजाने लगे और परिचित गीत गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राहुल एंड रोहन, हैप्पी बर्थडे टू यू। आरव और प्रिया दोनों तरफ खड़े होकर अपने दो बेटों को देख रहे थे, जो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके इच्छा मांग रहे थे। जगमगाती मोमबत्तियों की रोशनी में दोनों बच्चों के चेहरे फरिश्तों जैसे लग रहे थे। तुम दोनों ने क्या मांगा? प्रिया ने धीरे से पूछा जब उन्होंने मोमबत्तियां बुझाईं। रोहन ने जल्दी से जवाब दिया, मैंने मांगा कि हर दिन जन्मदिन हो ताकि मैं केक खा सकूं। सब लोग बच्चे की मासूमियत पर हौंस पड़े। राहुल ने अपने माता पिता को देखा और फिर गंभीरता से कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जो मैं सबसे ज्यादा चाहता था वह सच हो गया है। वह यह है कि पापा माँ और हमारे पास वापस आ गए हैं। राहुल की बात ने माहौल को शांत कर दिया। आरव और प्रिया ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें लाल हो गईं। आरव ने झुककर दोनों बच्चों को गले लगा लिया। धन्यवाद मेरे बच्चों, धन्यवाद मेरे दो छोटे फरिश्तों, उसने भर्राई आवाज में कहा। यह पहली बार था जब राहुल और रोहन का एक पूर्ण जन्मदिन था। केक था, मोमबत्तियां थीं, उपहार थे, शुभकामनाएं थीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ और पिता दोनों थे। वह पल पूरे परिवार के लिए दुनिया की किसी भी संपत्ति से ज्यादा कीमती था। 1 साल बाद बाहरी इलाके का वह छोटा सा घर अब हरियाली से ढक गया था। बरामदे के सामने बोगनविलिया के फूल खिले हुए थे। छोटा सा बगीचा हरी सब्जियों से भरा हुआ था। 4 लोगों के परिवार की जिंदगी स्थिर, साधारण और हौंसी से भरी हो गई थी। आरव ने अपनी एक छोटी सी कंसल्टिंग और डिजाइनिंग कंपनी शुरू कर ली थी। कंपनी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन प्रतिष्ठा और गुणवत्ता ने उसे एक स्थिर आय दी और परिवार के लिए भी बहुत समय मिलता था। वह अब व्यापार की दुनिया का ठंडा अरबपति नहीं था, बल्कि एक गर्मजोशी भरा पति, एक धैर्यवान पिता था। आरव के प्रोत्साहन से प्रिया ने एक ऑनलाइन बेकिंग कोर्स में दाखिला लिया था।
उसे पता चला कि उसमें इस काम के लिए प्रतिभा और जुनून है। उसके बनाए केक दिन ब दिन सुंदर और स्वादिष्ट होते गए। उसने पड़ोसियों दोस्तों से छोटे छोटे ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। अपने शौक से पहली बार पैसे कमाए। उसने काम में आत्मविश्वास और खुशी फिर से पा ली थी। राहुल अब पहली कक्षा में था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, समझदार था और हमेशा एक आदर्श बड़ा भाई था। रोहन अभी भी चंचल प्यारा था, पूरे घर का मनोरंजन करता था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने माता पिता के इर्द गिर्द घूमते थे। एक सुंदर रविवार की शाम पूरा परिवार बगीचे में जमा था। आरव लकड़ी की बाड़ को ठीक कर रहा था। प्रिया बरामदे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। रोहन, जो अब 5 साल का हो गया था, एक बड़े कागज पर कुछ बना रहा था। थोड़ी देर बाद वह खुशी खुशी सबको दिखाने के लिए दौड़ा। पापा, माँ, राहुल भैया, देखो मैंने क्या बनाया है। सब लोग एक साथ देखने के लिए झुक गए। वह एक टेढ़ी मेढ़ी लेकिन रंगीन तस्वीर थी। रोहन ने 4 डंडी वाले आदमी बनाए थे, एक बड़ा एक छोटा और 2 बहुत छोटे जो एक मुस्कुराते हुए सूरज के नीचे हाथ पकड़े खड़े थे। ये पापा हैं। रोहन ने सबसे ऊंचे डंडी वाले आदमी की ओर इशारा किया। ये माँ हैं, ये राहुल भैया हैं और यह मैं हूं। फिर उसने कोने में चमकते सूरज की ओर इशारा किया। और यह हमारा घर है। हमारे घर में हमेशा धूप रहती है। आरव और प्रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आरव ने अपने औजार नीचे रखे अपनी बाहें फैलाईं और प्रिया और दोनों बच्चों को गले लगा लिया। एक बहुत ही कसकर गर्मजोशी भरा आलिंगन। उसने एक गहरी सांस ली। घास और पेड़ों की खुशबू, अपनी पत्नी के बालों की खुशबू और अपने 2 बेटों की खुशबू महसूस की। सब मिलकर एक ऐसी खुशबू बना रहे थे जिसे खुशी कहते हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे से खुद से फुसफुसाया। कभी सोचता था कि पैसा और ताकत ही सब कुछ है। कभी सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है। पता चला कि आज जाकर मुझे सच में सबसे कीमती चीज मिली है, एक परिवार। रोहन की तस्वीर को फ्रेम करके लिविंग रूम में सबसे सम्मानजनक स्थान पर लटका दिया गया। यह कोई महंगी कलाकृति नहीं थी, लेकिन उनके लिए यह अनमोल थी। यह आंसू और दर्द से भरे एक सफर का प्रतीक थी जो आखिरकार शांति के किनारे पर पहुंच गया था। शाम की छाया ने छोटे से बगीचे को सुनहरा कर दिया था। 4 लोगों के परिवार की हंसी, मजाक की आवाजें अभी भी एक ऐसे संगीत की तरह साफ और गर्मजोशी से गूंज रही थीं जो कभी खत्म नहीं होगा। भविष्य में और भी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन जब तक वे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रहेंगे, वे जानते थे कि कोई भी तूफान उन्हें गिरा नहीं सकता। क्योंकि जहां परिवार होता है, वही घर होता है। आप लोग कहां से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं? आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जहां भी रहें, हमेशा सुरक्षित और सलामत रहें, यही हमारी कामना है। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो उसे हम सब के साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।